डबल प्रोफेसर की मासूम स्टूडेंट भाग 17। माहिरा जब भी पीहू को बड़े प्यार से खाना खिला रहा था और उसका पूरा ध्यान पीहू के चेहरे पर था, वही पीहू अपने भीतर उमड़ रहे जज्बातों को काबू में करने की कोशिश कर रही थी। उसकी पलकें नम होने लगी थी, लेकिन वो जानती थी कि उसने अपना खुद को कितनी मुश्किल से संभाल कर रखा था। जैसे ही माहिराज ने उसे आखिरी निवाला खिलाया, उसकी नजर पीहू की भारी होती सांसों और आंखें को कोने में चमकती आंसू पर पड़ी। उसने तुरंत खाना रोक दिया, अपने हाथ साफ किए और धीरे से अपना हाथ पीहू के चेहरे तक ले गया। पीहू, उसने बेहद धीमी और भीगी आवाज में पुकारा। पीहू ने तुरंत गर्दन झटक कर इनकार किया, लेकिन उसकी कांपती आवाज उसका साथ नहीं दे पाई। नहीं, मैं नहीं रो रही। माहिरा ने उसकी ठोड़ी को हल्के से सहलाते हुए उसका चेहरा ऊपर किया। अब वो साफ देख सकता था कि उसकी आंखें आंसुओं से छलकने को तैयार थी। उसने अपनी हथेली उसके गाल पर रखी और एक एक करके उसके आंसुओं को अंगूठे से पोंछने लगा। अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ हुई है तो मुझे बताओ, उसने फुसफुसा कर कहा। उसकी आवाज का लहजा पूरी तरह बदल चुका था। फिर उसने थोड़ी झिझक के साथ पूछा, क्या तुम्हें मेरा इस तरह तुम पर हक जताना अच्छा नहीं लगा? उसके मन में डर था कि कहीं अपनी खुशी के लिए उसने पीहू पर किसी तरह का दबाव तो नहीं डाल दिया। पीहू कुछ कह नहीं पाई। उसकी चित्पात उस पर इस कदर हावी हो चुकी थी कि उसका सारा संयम टूट गया और वो अचानक माहिराज के मजबूत सीने से सिमट गई। उसकी सिसकियां हिचकियों में बदलने लगी और पूरा शरीर हल्की थरथराहट से कांपने लगा। माहिराज तुरंत सतर्क हो गया। उसने उसे थोड़ा पीछे करने की कोशिश की, लेकिन पीहू ने उसे और कसकर पकड़ लिया, जैसे अगर उसने उसे छोड़ा तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगी। वो किसी छोटे बच्चे की तरह रो रही थी। माहिराज की आवाज में घबराहट उतर आई। पीहू, क्या हुआ है? मैंने कुछ ऐसा कह दिया जिससे तुम्हें तकलीफ हुई? लेकिन पीहू ने अपना चेहरा उसके सीने से हटाया तक नहीं। वो फूट फूट कर रोते हुए बस इतना बुदबुदाई, पापा, मुझे पापा की याद आ रही है। ये सुनते ही महाराज के हाथ जो उसे सांत्वना देने के लिए आगे बढ़े थे, वो एक पल के लिए हवा में ही ठहर गए। अब उसे समझ आ चुका था कि पीहू के आंसू के पीछे सिर्फ आज की भावनाएं नहीं थी, बल्कि बरसों से उसके भीतर दबा हुआ वो अकेलापन और खालीपन था, जिसे वो शायद किसी के सामने खुलकर कह नहीं पाई थी। कुछ पल बाद पीहू ने कांपती आवाज में कहा, वो मुझे और पूर्वी को भी ऐसे ही अपने हाथों से खाना खिलाते थे। माहिरा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस पीहू को और गहराई से अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर तक कमरे में सिर्फ पीहू की धीमी सिसकियां और माहिराज के दिल की धड़कनें सुनाई देती रही। माहिराज ने उसे जल्दी शांत कराने की कोई कोशिश नहीं की। उसने बस उसे अपनी पनाह में वैसे ही थामे रखा, जैसे वो उसके आंसुओं को भी जगह देना चाहता हो। जब पीहू की हिचकियां कुछ शांत हुई तो माहिराज ने धीरे से उसे अपने से अलग किया। उसने एक हाथ से पीहू के बिखरे बालों को सलीके से उसके कान के पीछे किया और दूसरे हाथ से उसकी नम आंखों के कोनों को पोंछा। फिर बेहद धीमे स्वर में उसका नाम लेते हुए बोला, पीहू। उसने उसकी ठोड़ी को अंगूठे से हल्के से सहलाया और कहा, रोया उनके लिए जाता है जो तुम्हारे पास नहीं होते, लेकिन राजीव अंकल हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी यादों में और तुम्हारे दिल में। पीहू ने अपनी भीगी पलकें उठाकर माहिराज की ओर देखा। उसकी आंखों में अभी भी उदासी थी, लेकिन माहिराज की बातों ने उस गहरे खालीपन में जैसे हल्की सी रोशनी भर दी थी। पीहू ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, यादों में तो है, लेकिन कभी कभी यादें इतनी भारी हो जाती है कि अकेले संभालना मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है कि मैं उनके बिना बहुत अकेली पड़ गई हूँ। उसने धीरे से सिर झुका लिया। माहिराज ने उसकी बात सुनी और फिर बहुत शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अकेली? तुम खुद को अकेली कैसे कह सकती हो, जबकि मैं यहाँ हूँ? वो थोड़ा और करीब झुका और उसके बाद पहले से भी ज्यादा मुलायम हो गए। राजीव अंकल की जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन जो लाड और फिक्र वो तुम्हें देते थे, मैं तुम्हें वैसे ही संजो कर रखूंगा। तुम जानती हो, तुम्हारे पापा ने ही तो तुम्हें मेरे भरोसे छोड़ा था। कुछ सोच समझ कर ही उन्होंने तुम्हें मेरे भरोसे रखा होगा ना? पीहू ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस खामोश रहे। कुछ पल तक दोनों के बीच ऐसी ही गहरी खामोशी पसरी रही। आखिरकार महाराज ने उस खामोशी को तोड़ते हुए धीरे से कहा, जाओ जाकर आराम करो। पीहू ने चुपचाप सिर हिला दिया। महाराज ने महसूस किया कि पीहू अभी भी उन भावनाओं से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई थी। उसने एक भौं उठाकर पूछा, नहीं तो क्या मैडम पूरी रात जागने वाली हैं? पीहू ने अपनी नम आंखें उठाई। उनमें अब भी थोड़ी नमी थी, लेकिन उसके साथ एक मासूम सी जिद भी थी। उसने धीमे से कहा, नहीं, प्लीज थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो ना। उसकी मासूम गुजारिश सुनकर महाराज की आंखों में एक पल के लिए ठहराव आ गया। उसकी इस छोटी सी बात ने फिर से उसके दिल में हलचल पैदा कर दी। उसने कोई सवाल नहीं किया, बस धीरे से अपनी बाहें फैलाई और पीहू को वापस अपने करीब खींच लिया। पीहू ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर उसके सीने पर टिका दिया। ठीक है, माहिराज ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बेहद धीमे स्वर में कहा, जैसा तुम कहो। पीहू ने आंखें बंद कर ली और उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। कुछ पल बाद वो बहुत धीमी आवाज में बुदबुदाई, कभी कभी मुझे लगता है आप बहुत बुरे हो और कभी कभी आप बिल्कुल अलग इंसान बन जाते हो।
आप ऐसे ही रहा करो जैसे अभी हो, वो डराने वाले आप अच्छे नहीं लगते। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि जैसे वो खुद भी नहीं चाहती थी कि माहिराज उसे सुन ले। माहिराज की उँगलियाँ उसके बालों में ही रुक गई। उसे हैरानी हुई कि ये छोटी-सी लड़की उसके सामने उसे डरावना कह रही थी। उसकी निडरता और मासूमियत पर उसे हँसी भी आ रही थी। डरावना, माहिराज ने हल्की दबी हँसी के साथ शब्द दोहराया। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं डरावना हूँ? अगर मैं इतना डरावना हूँ तो तुम इतनी बेबाकी से मेरे सीने पर सर रखकर इतनी आराम से क्यों बैठी हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। पीहू ने धीरे से कहा, पहले थे डरावने, क्योंकि आप वो बोलते हुए रुक गई। महाराज ने तुरंत पूछा, क्योंकि मैं क्या? उसकी आवाज में अब उत्सुकता थी। उसने और धीरे से कहा, बोलो पीहू, क्योंकि मैं क्या था? पीहू ने एक लंबी सांस ली, फिर आंखें बंद करके अपनी इस नजदीकी को महसूस करते हुए धीरे से फुसफुसाई, क्योंकि क्योंकि आप हमेशा मुझे कंधे पर उठाने की धमकी देते थे और डरावने भूत की तरह मेरे सामने खड़े हो जाते थे। ये सुनते ही महाराज की हंसी छूट गई। वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। तो तुम्हें मेरी वो धमकियां आज भी याद है? उसने हंसते पूछा। मैंने तो सोचा था तुम डर के मारे वो सारी बातें भूल गई होगी, लेकिन तुम तो उन्हें अपनी यादों में संभाल कर बैठी हो। पीहू झेप गई और अपना चेहरा माहिराज के सीने में और गहराई से छिपा लिया। फिर धीमे से बोली, मैं नहीं भूली, मुझे आज भी याद है कि जब भी मैं आपकी कोई बात नहीं मानती थी, खाना खाने नीचे नहीं आती थी या कहीं जाने से मना कर देती थी, तो हमेशा कहते थे। माहिराज ने पीहू के बालों में उंगलियां फेरते हुए मुस्कुरा के कहा, वैसे जिद्दी तो तुम अब भी बहुत हो। पीहू ने हल्की सी सिसकी भरी और आंखें खोलकर ऊपर महाराज की ओर देखा। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी उदासी नहीं थी, लेकिन आंखों में भावनाओं की हल्की परत अब भी मौजूद थी। वहीं शहर से दूर उसी फार्म हाउस के लिविंग रूम में उस वक्त गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। एक लड़की नर्स के कपड़ों में डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। उसके हाथ में चाय का प्याला था जो कब का ठंडा हो चुका था। वो अपने साथी से खींचते हुए बोली, एक तो सारा दिन उस बेहोश पड़ी लड़की के कमरे में रहना पड़ता है, ऊपर से अगर थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाओ तो सर को तुरंत दिक्कत होने लगती है, जैसे उनकी परछाई बनकर ही रहना है। मेरा तो खाना पीना सब हराम हो गया है। बस दवाइयाँ और ये बीप-बीप की आवाज़ें ही मेरी ज़िंदगी बन गई है। इतना कहकर उसने थकान भरी एक लंबी साँस छोड़ी, लेकिन उसी वक़्त ऊपर वाले कमरे में रखे बड़े से बेड पर उस बेहोश लड़की की हाथों में फिर से हलचल हुई। उसकी उँगलियाँ धीरे-धीरे मुड़ी, मुट्ठी बनी फिर खुल गई। मेडिकल मॉनिटर की अब तक स्थिर चल रही बीप-बीप की आवाज़ अचानक थोड़ी तेज़ हो गई। लड़की की बंद पलकों के नीचे आँखें तेज़ी से हिलने लगीं, जैसे वो किसी बेहद गहरे और धुंधले सपने से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हो। उसके होंठ पर हल्की-सी थरथराहट हुई, जैसे वो किसी का नाम पुकारना चाहती हो। उसने आँखें खोलने की पूरी कोशिश की, लेकिन पलकें उसका साथ नहीं दे रही थीं। उसके माथे पर पसीने की बारीक बूंदें उभर आई थीं और काँपते होठों से एक दबी हुई आवाज़ निकलने लगी। वो शायद किसी को पुकारना चाहती थी, मगर आवाज़ गले में ही अटक कर रह गई। आखिरकार उसके होठों से बहुत धीमे सिर्फ एक शब्द निकला, प प और फिर जैसे उसके भीतर की सारी ताकत खत्म हो गई। कुछ पल बाद उसके होठों से टूटी-फूटी आवाज़ में निकला, सिखावत विला। माहिराज का कमरा उधर सिखावत विला में रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि माहिराज को अपनी सांसों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। वो सोफे पर थोड़ा झुका बैठा था और पीहू उसके सीने से एक बच्ची की तरह लिपटी हुई गहरी नींद में सो चुकी थी। माहिराज ने दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देखा। रात के 11 बज चुके थे। कमरे में सिर्फ नाइट लैंप की हल्की रोशनी थी, जो दोनों की परछाइयों को दीवार पर एक दूसरे से मिला रही थी। माहिराज ने धीरे-धीरे पीहू के बालों में हाथ फेरा और एक लंबी सुकून भरी सांस ली। दिन भर की थकान, तनाव और उलझन जैसे पीहू के पास होने भर से धीरे-धीरे पिघल रहे थे। उसने झुककर पीहू के माथे पर बेहद हल्का-सा चुंबन दिया और फिर पूरी सावधानी से उसे अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर की ओर ले गया। उसने पीहू को इतनी नरमी से बिस्तर पर लिटाया जैसे वो कोई बेहद नाजुक चीज़ हो, जिसे ज़रा-सी लापरवाही से चोट लग सकती हो। पीहू का सिर तकिया पर टिकाते ही उसने नींद में हल्की-सी करवट ली। माहिराज ने धीरे से रज़ाई खींचकर उसके ऊपर डाल दी। फिर कुछ देर वो बेड के किनारे बैठा बस उसे देखता रहा। नाइट लैम्प की मध्यम रोशनी में पीहू का चेहरा बेहद शांत लग रहा था। उसके माथे पर बिखरी बालों की एक लट को माहिराज ने बेहद सलीके से पीछे किया। तभी गहरी नींद में डूबी पीहू ने अचानक अपना हाथ हवा में थोड़ा-सा उठाया, जैसे अंधेरे में किसी अपने को तलाश रही हो। माहिराज ने बिना देर किए अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी उँगलियाँ उसकी हथेली में फँसा दी। पीहू की उँगलियों ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया, जैसे नींद में उसे पहचान लिया हो। माहिराज के चेहरे पर एक बेहद हल्की मुस्कान आई। वो धीरे से उसके कान के पास झुका और बेहद धीमी आवाज में फुसफुसाया, सो जाओ पीहू, मैं यहीं हूँ।
उसकी आवाज़ सुनते ही पीहू की उँगलियों की पकड़ उसके हाथ पर थोड़ी और मजबूत हो गई और कमरे की उस शांत रात में दोनों के बीच बिना कहे ही एक अनकहा भरोसा ठहर गया। नींद में ही हल्की सी हुंकारी भरी थी। अगली सुबह फ़ोन की तेज़ और कर्कश घंटी ने कमरे की शांत खामोशी को एक झटके में तोड़ दिया। माहिराज की आँखें अचानक खुल गई। वो बेड के हेडबोर्ड से सर टिकाए हुए ही सो गया था और लगातार बजती फ़ोन की आवाज़ ने उसकी नींद पूरी तरह तोड़ दी थी। उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर फ़ोन उठाना चाहा, लेकिन कॉल रिसीव करने से पहले उसकी नज़र घबराकर पीहू पर चली गई। पीहू अब भी नींद की गहरी चादर में लिपटी हुई थी, मगर फ़ोन की आवाज़ से उसकी नींद में हलचल ज़रूर हुई थी। उसके होंठ हल्के से सिकुड़े और चेहरा थोड़ा करवट लेने लगा। माहिरा ने तुरंत फ़ोन की आवाज़ कम की और बेड के किनारे से उठ खड़ा हुआ। उसकी नज़रें लगातार पीहू पर टिकी थी, जैसे वो ये सुनिश्चित करना चाहता हो कि कहीं उसकी वजह से पीहू की नींद ना टूट जाए। उसके बाद वो बेहद फुर्ती से बालकनी की ओर बढ़ गया, ताकि उसकी आवाज़ पीहू को परेशान ना करे। बालकनी में पहुंचकर उसने कॉल रिसीव किया। क्या हुआ? इतने सुबह-सुबह क्यों फ़ोन कर रहे हो? उसकी आवाज़ में शक्ति साफ झलक रही थी। दूसरी तरफ मौजूद आदमी ने उसे कुछ ऐसी बात बताई कि महाराज के चेहरे की कठोरता अचानक और गहरी हो गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए खतरनाक चमक उभरी। ठीक है, आधे घंटे में आ रहा हूँ मैं, उसने बेहद शांत लेकिन डर पैदा कर देने वाले लहजे में कहा और बिना कुछ पूछे फ़ोन काट दिया। कुछ सेकंड तक वो वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे-धीरे वापस कमरे की दहलीज तक आया। उसकी नज़र सीधी पीहू पर गई। वो अभी बेखबर चैन से सो रही थी। महाराज बालकनी के दरवाजे पर ही रुक गया। बाहर सुबह की पहली सुनहरी किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसके भीतर जैसे एक गहरा तूफान उठ चुका था। उसकी आंखें बार-बार बेड पर सोई पीहू की तरफ जा रही थी। उसे देखते-देखते महाराज ने अपनी आंखें कुछ पल के लिए कसकर बंद कर ली। उसके मन में एक अजीब-सी कशमकश चल रही थी। एक तरफ वो ज़िम्मेदारी थी जिससे वो कभी पीछे नहीं हटता था और दूसरी तरफ पीहू थी जिसे वो इस वक़्त किसी भी परेशानी से दूर रखना चाहता था। उसने एक लंबी और भारी साँस ली और खुद को सँभाल लिया बिना कोई आहट किए। वो अलमारी की ओर बढ़ा, अपने औपचारिक कपड़े निकाले और चुपचाप वॉशरूम की तरफ चला गया। कुछ ही देर बाद जब वो पूरी तरह तैयार होकर बाहर आया तो उसके चेहरे से सारी बेचैनी गायब थी। अब वहाँ सिर्फ वही ठंडी, पेशेवर और खतरनाक शांति थी, जिसे देखकर सामने वाला इंसान उसके इरादे समझने से पहले ही घबरा जाता। उसने जब से गाड़ी की चाबियां निकाली, कमरे में एक आखिरी नजर दौड़ाई और फिर पीहू को सोता हुआ देखकर कुछ पल ठिठका, मगर अगले ही क्षण वो बिना एक शब्द कहे कमरे से बाहर निकल गया। दोपहर करीब 1 बजे शहर के एक आलीशान होटल की लॉबी माहौल बिल्कुल अलग था। ये जगह आमतौर पर शांत और गंभीर बैठकों के लिए जानी जाती थी। लेकिन आज यहाँ अनुभव और आन्या के बीच चल रही खींचतान उस सन्नाटे को बार-बार तोड़ रही थी। अनुभव अपनी फाइलें समेटने में व्यस्त था और उसकी नज़रें लैपटॉप की स्क्रीन पर टिकी हुई थी। उसने थकान भरी एक गहरी सांस ली ही थी कि तभी आन्या की आवाज़ ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अनुभव, और कितनी देर लगेगी यार? आन्या ने अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए खींचे हुए अंदाज में पूछा। वो कागज पर पैर क्रॉस करके बैठी थी और काफ़ी देर से इंतज़ार करते-करते अब साफ तौर पर बेचैन हो चुकी थी। उसने मुँह बनाते हुए कहा, "ऐसे बैठे-बैठे कहीं मैं बूढ़ी ना हो जाऊँ।" अनुभव ने धीरे से सिर उठाकर उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर हल्की-सी मुस्कान तैर गई। "तुम कुछ खा पी लो।" ये सुनते ही आन्या ने आँखें घुमाई और हाथ में पकड़ी मैगज़ीन झुठलाकर टेबल पर पटक दी। "3 कप कॉफ़ी और 2 बर्गर खा चुकी हूँ। अब और कितना खा पी करूँ?" उसने चिढ़ते हुए कहा। उसकी हालत देखकर अनुभव के चेहरे पर एक और मंद मुस्कान आ गई। उसने लैपटॉप बंद किया और थोड़ा उसकी तरफ झुकते हुए बोला, "अच्छा?" आन्या ने झुँझलाकर अपने बाल पीछे किए। "क्या अच्छा यार? आखिर किस पागल, कम अकल इंसान के साथ तुमने किया था कि जो वक़्त पर आ भी नहीं सकता? मुझे उस पर गुस्सा तो आ ही रहा है। अगर वो मेरे सामने होता ना, तो मार-मार कर उसका मुँह सुजा देती।" आन्या झुँझलाहट में बोली। उसकी हालत देखकर अनुभव की हँसी अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हालाँकि उसे दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था। आखिरकार उसने हाथ उठाकर आन्या को शांत रहने का इशारा किया और धीमी आवाज़ में बोला, "ये होटल है, थोड़ा शांत हो जाओ। हो सकता है क्लाइंट को कोई और ज़रूरी काम आ गया होगा।" आन्या ने तुरंत मुँह बनाकर जवाब दिया, "मुझे तो अब कोई परवाह ही नहीं है। 1 घंटा ऊपर हो चुका है। कौन है ये? कोई शहंशाह है क्या जो वक्त की कोई अहमियत ही नहीं समझता?" वो अभी भी बुरी तरह चिढ़ी हुई थी। अपनी बात सारी रखते हुए उसने कहा, "अगर वो मुझे अभी यहाँ मिल जाए ना तो कसम से अपना बैग उसके सिर पर दे मारूंगी। मार मार कर उसका चेहरा ऐसा कर दूंगी कि उसे आईने में खुद को पहचानने में भी शर्म आ जाएगी।" अनुभव ने उसकी तरफ देखते हुए बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कान रोकी और बेहद कोमलता से बोला,
शांत हो जाओ आन्या, हम बस 10 मिनट और इंतजार करते हैं। अगर उसके बाद भी कोई नहीं आया तो हम यहाँ से निकल जाएंगे, प्रॉमिस। फिर माहौल हल्का करने के अंदाज में उसने कहा, तब तक अपना गरम दिमाग आइसक्रीम खाकर ठंडा कर लो। आन्या ने तुरंत नखरा दिखाते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं खाना है। अनुभव ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। दोनों कुछ देर वैसे ही बैठे रहे। समय धीरे धीरे बीतता रहा और आन्या उपकर सिर झुकाए बैठी थी। तभी अचानक अनुभव की नजर सामने की ओर पड़ी और उसके चेहरे के भाव एक पल में बदल गए। उसकी आंखों में अब पहले वाली हल्की मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता उतर आई थी। आन्या ने अनुभव को यूं अचानक चुप होते देखा तो उसने धीरे से सिर उठाया और उसकी तरफ देखा। अनुभव की नजरें सामने किसी एक शख्स पर टिकी थी और उसके चेहरे के बदले हुए भाव देखकर आन्या को थोड़ा अजीब लगा। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और पलटकर पीछे की तरफ देखा। जैसे ही उसकी नजर उस दिशा में गई, उसकी आंखें उसी जगह जाकर ठहर गई जहां अनुभव देख रहा था। लॉबी का पूरा माहौल जैसे अचानक बदल गया। कुछ पल पहले तक सुनाई दे रही लोगों की बातचीत, वेटरों की आवाज आई और आसपास का शोर, जैसे सब कुछ धीमा पड़ गया हो। सामने से एक शख्स पूरे रुतबे और शान के साथ उनकी ओर बढ़ता चला आ रहा था। उसे देखते ही आन्या के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसके चेहरे का रंग एक पल में उड़ गया। शायद सामने से आता वो शख्स अभी तक उनकी ओर ध्यान नहीं दे पाया था, लेकिन आन्या उसे पहचान चुकी थी। उसने झटके से अपना चेहरा वापस अनुभव की ओर घुमाया। अनुभव की आंखों में अब सिर्फ सवाल ही सवाल थे। अनु, आन्या ने लगभग फुसफुसाते उसे पुकारा, जैसे वो मन ही मन उम्मीद कर रही हो कि जिस क्लाइंट से मिलने वो यहाँ आए हैं, सामने से आता हुआ वो आदमी वही नहीं है। अनुभव ने उसके घबराए हुए हाथों पर अपना हाथ रखा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, वो शख्स उनके पीछे आकर खड़ा हो गया। माफ करना, ट्रैफिक की वजह से थोड़ी देरी हो गई। उसने चश्मा उतारते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसकी आवाज कानों में पड़ते ही आन्या अपनी जगह जैसे जम गई। इस वक्त उसकी पीठ उस शख्स की ओर थी, इसीलिए वो आदमी उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। वही अनुभव अपनी जगह बिल्कुल शांत बैठा रहा। उसने पीछे खड़े उस शख्स और उसकी असिस्टेंट को बैठने तक के लिए नहीं कहा। ये देख कर वो आदमी थोड़ा असहज हुआ। फिर माहौल संभालते हुए बोला, मुझे उम्मीद है कि आप दोनों का इंतजार बहुत बुरा नहीं रहा होगा। चलिए बिना वक्त जाया किए बात शुरू करते हैं। इतना कहकर वो अनुभव के पास बैठने के लिए आगे बढ़ा। बैठते बैठते उसने अपना एक हाथ आन्या की कुर्सी पर रख दिया। तभी अचानक आन्या झटके से अपनी जगह खड़ी हो गई। आन्या के अचानक उठने से उसकी कुर्सी पीछे खिसकी और उस आदमी का हाथ, जो अभी तक कुर्सी के पीठ पर रखा था, हवा में ही अटक गया। उसने हैरानी से अपना सिर घुमाया। अगले ही पल उसकी नजर आन्या के चेहरे पर पड़ी और वहीं ठिठक गया। उसके चेहरे पर मौजूद रुतबा, बनावटी मुस्कुराहट और आत्मविश्वास जैसे एक ही पल में गायब हो गया। उसकी आंखों में अविश्वास साफ दिखाई देने लगा। सामने खड़ी आन्या भी उसे देखकर पूरी तरह स्तब्ध थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस शख्स को वो अब तक सिर्फ एक लापरवाह और घमंडी क्लाइंट समझकर कोस रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि वही था जिसे देखकर उसकी दुनिया जैसे एक पल के लिए रुक गई थी। वेदांत। वेदांत की आवाज जैसे उसके भीतर दबे हुए गुस्से का गुब्बार थी। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गई थी, मानो उसे अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हो रहा हो। आन्या ने अपनी मुठ्ठियां इतनी कसकर भींच ली कि उसकी उंगलियों की पोरियां सफेद पड़ गई और पूरे शरीर में अजीब सी कपकपी दौड़ गई। वो अनुभव अपनी जगह बिल्कुल स्थिर बैठा रहा। तुम यहाँ यहाँ क्या कर रही हो? वेदांत ने हैरानी से पूछा। आन्या ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस गुस्से से उसे घूरती रही। अगले ही पल होटल की शांत लॉबी में एक तेज आवाज गूंजी। आन्या का हाथ वेदांत के गाल पर पड़ चुका था। वेदांत का चेहरा एक झटके से दूसरी ओर घूम गया और उसके गाल पर आन्या की पांचों उंगलियों के निशान लाल होकर उभर आए। पूरी लॉबी में अचानक सन्नाटा छा गया। आसपास मौजूद लोग अपनी बातचीत भूलकर उनकी तरफ देखने लगे। कुछ पल बाद वेदांत ने धीरे धीरे अपना सर सीधा किया। उसकी आंखों में अब हैरानी नहीं बल्कि भड़कता हुआ गुस्सा था, लेकिन वो कुछ कह पाता उससे पहले ही आन्या ने अपना हैंडबैग उठाया और वहां से निकलने लगी। जैसे उसने कदम आगे बढ़ाए, अनुभव ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने अपनी फाइलें उठाई, वेदांत की ओर एक ठंडी और सख्त नजर डाली और बोला, डील खत्म वेदांत। इतना कहकर वो तेजी से आन्या के पीछे निकल गया। दूसरी ओर शहर से काफी दूर माहिराज के फार्म हाउस में एक ऐसा दृश्य था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वही कमरा जिसके बीचों बीच रखा भारी भरकम बिस्तर अक्सर एक लड़की की बेहोशी का गवाह बनता था, आज बिल्कुल अलग कहानी कह रहा था। उस बिस्तर पर महाराज बैठा था और उसके सामने वो लड़की नीली हॉस्पिटल गाउन में उसके सीने से लगी सिसक रही थी। गाउन उसके दुबले पतले शरीर पर ढीला लटक रहा था और उसकी लगातार निकलती सिसकियां
कमरे की खामोशी में हथौड़ी की चोट की तरह गूंज रही थी। उसके आंसू माहिराज के काले मखमली कुर्ते को भिगो रहे थे, लेकिन माहिराज का शरीर अब तक बिल्कुल स्थिर था। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और लड़की के बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, बस करो। उसकी आवाज धीमी थी, मगर उसमें ऐसी कमान थी कि सिसकती हुई लड़की की दम एक पल के लिए रुक गया। माहिराज ने भी गंभीर स्वर में कहा, आंसू बहाने से बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता। और आई वो लोग वापस आएंगे जिन्हें तुम खो दी है। लड़की ने धीरे धीरे सिर उठाकर माहिराज की ओर देखा। उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी और चेहरा खौफ, दर्द और बेदर्दी से भरा हुआ था। सब खत्म हो गया है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? कि वो मासूमियत से सवाल करने लगी। महाराज कुछ पल खामोश रहा, क्योंकि उसके पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने धीरे से उसे खुद से अलग किया और सपाट आवाज में कहा, कुछ लोगों को सिर्फ दूसरों की खुशियां छीनना आता है। उन्हें दूसरों को दुख देकर ही सुकून मिलता है। लोग बहुत मतलबी होते हैं और अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिर उसका स्वर थोड़ा नरम हुआ। खैर, तुम इतना स्ट्रेस मत लो। मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से तुम लगातार रो रही हो। अगर ऐसे ही रोती रही तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। लड़की ने टूटे हुए स्वर में कहा, मैं जीकर भी क्या करूंगी भैया, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। सब खत्म हो गया है, मेरा अपना अब कोई नहीं रहा। महाराज के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसने उसे डांटते हुए कहा, बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। पीरू, तुम इतनी भी बड़ी नहीं हो कि जिंदगी को लेकर ऐसे फैसले करने लगो। और किसने कहा तुम्हारा कोई अपना नहीं है? इस बार उसकी आवाज में शक्ति कम और अपनापन ज्यादा था। महाराज की बात सुनकर पीरू भी कुछ पल के लिए सहम गई। फिर उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और वो भर्राई हुई आवाज में बोली, आप ही बताइए, आखिर मैं कौन हूँ? वो लोग मेरे अपने थे, उन्होंने सबको खत्म कर दिया, मेरा परिवार खत्म कर दिया, उन्होंने सबको खत्म कर दिया। इतना कहते ही पीरो सामने देखते हुए फूट फूट कर रोने लगी। शायद वो उस बीते हुए वक्त को याद भी नहीं करना चाहती थी। उस घटना का नाम सुनकर माहिराज की आंखों में एक पल के लिए बिजली सी कौंध गई। उसके चेहरे की मांसपेशियां तन गई और जबड़े भीज गए, लेकिन उसने तुरंत खुद को काबू में कर लिया। वो उस दिन के बारे में जानता था, उस खौफनाक वक्त को अच्छी तरह जानता था, और जब भी वो सब उसकी आंखों के सामने दोबारा आता, उसे खुद पर गुस्सा आता था। उसे आज भी ये तकलीफ थी कि वो वहां पहुंचकर भी उन लोगों को बचा नहीं पाता। शायद इसी वजह से पीरू की बातें सुनते उसके भीतर दबा हुआ दर्द फिर से जाग उठा था। पीरू ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी सुस्तियां पूरे कमरे में गूंजने लगी। तभी माहिराज ने बेहद शांत स्वर में कहा, कुछ नहीं हुआ है उसे, वो बिल्कुल सुरक्षित है, मेरे पास है। उसकी बात सुनते ही पीरू की सिसकियां अचानक थम गई। उसने सूजी हुई लाल आंखों से महाराज को ऐसे देखा जैसे उसे अपने कानों पर यकीन ही ना हो रहा हो। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। जी जिंदा है? पीरू की आवाज में उम्मीद और डर दोनों थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी खूबसूरत सपने के टूट जाने से डर रही हो। माहिरा ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, वो जिंदा है और मेरे पास ही है। इसीलिए अभी फिलहाल ज्यादा मत सोचो और मुझसे कोई सवाल मत करना। तुम आराम करो, तुम अभी बहुत कमजोर हो। मैं तुम्हें उससे जरूर मिलवाऊंगा, लेकिन तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा। पीरू उससे बहुत कुछ पूछना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि उसकी दीदी कहाँ है, इतने समय से उसके साथ क्या हुआ, और माहिराज ने उसे उससे दूर क्यों रखा? उसने बोलने के लिए अपने होंठ खोले ही थे कि माहिराज ने सख्ती से रोक दिया। एक और शब्द नहीं कहा ना, अभी कुछ मत पूछो, बस आराम करो। मुझे अभी जाना होगा, लेकिन मैं यहाँ आता रहूंगा और तुम्हें फोन भी करूंगा। यहाँ नाज है, वो तुम्हारी ध्यान रखेगी, और मेड भी मौजूद है। माहिराज की बातें सुनकर पीरू ने अपनी दबी हुई सिसकी गले के भीतर ही रोक ली और चुपचाप सिर हिला दिया। माहिराज कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसने एक गहरी सांस ली, जैसे अपने भीतर की नरमी को फिर से दबाकर वही कठोर माहिराज बनने की कोशिश कर रहा हो। फिर बिना कोई और शब्द कहे वो मुड़ा और भारी कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। कुछ घंटों बाद करीब 4 बजे महाराज सिखावत वाला वापस लौट आया था। उसने जैसे ही अपने कमरे में कदम रखा, सामने पीहू को देखकर उसके कदम एक पल के लिए रुक गए। पीहू की शर्ट की बाजू मुड़ी हुई थी, आंखों के नीचे हल्की थकान साफ दिखाई दे रही थी और चेहरे पर कई घंटों की भाग दौड़ के निशान थे। लेकिन पीहू को इस वक्त उसकी थकान से कोई मतलब नहीं था। वो दोनों हाथ सीने पर बांधे उसके सामने खड़ी थी और उसे ऐसी नजरों से घूर रही थी जैसे किसी अपराधी को रंगे हाथों पकड़ लिया हो। माहिराज ने अपनी भवें सिकोड़ ली। क्या हुआ? उसने सहजता से पूछा। पीहू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस दीवार पर लगी घड़ी की तरफ इशारा कर दिया। घड़ी में 4 बज रहे थे। पीहू का चेहरा गुस्से से थमथमाया हुआ था। 4 बज रहे हैं, उसने ऐसी आवाज में कहा जिसमें नाराजगी साफ सुनाई दे रही थी। फिर उसने पूरा हक जताते हुए पूछा, कहाँ थे आप सुबह से? माहिराज ने एक पल घड़ी की तरफ देखा और फिर पीहू की ओर। उसके चेहरे पर दिन भर की थकान साफ नजर आ रही थी, लेकिन पीहू के सवाल सुनकर उसकी भवें हल्की सी सिकुड़ गई। बस कुछ काम था, वहीं गया हुआ था, उसने संक्षिप्त जवाब दिया और अपना कोट उतार कर एक तरफ रखने लगा। लेकिन आज पीहू इतनी आसानी से पीछे हटने वाली नहीं थी। वो तुरंत उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, ऐसा भी क्या काम था आपको जो आप बिना किसी को बताए चले गए? बुआ दादी भी पूछ रही थी, सब पूछ रहे थे। पीहू की बात सुनकर
माहिरा ने कोट रखने के लिए बढ़ाया हुआ हाथ अपना वहीं रोक दिया। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की सी गंभीरता उतर आई। उसे समझ आ गया था कि पीहू सिर्फ नाराज नहीं है, बल्कि सुबह से उसके गायब रहने का जवाब चाहती है। माहिरा ने धीरे से कोट कुर्सी पर रखा और पीहू की तरफ देखा। अचानक जाना पड़ा था, उसने शांत स्वर में कहा। अच्छा। पीहू ने भवें चढ़ाई। अचानक जाना पड़ा था तो अचानक एक मैसेज भी किया जा सकता था। उसने तीखे लहजे में सवाल किया। माहिराज ने गहरी सांस ली। पीहू, स्थिति थोड़ी अलग थी, बिल्कुल अलग थी। वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही पीहू ने उसकी बात काट दी। इतनी अलग थी कि आप सुबह से गायब रहे और किसी को पता तक नहीं था कि आप कहाँ हैं। फिर उसका स्वर थोड़ा धीमा हो गया। बुआ दादी पूछ रही थी, दादाजी पूछ रहे थे, सब लोग पूछ रहे थे। हर किसी को यही कहना पड़ रहा था कि पता नहीं, कॉल करो तो फोन नहीं उठाते, मैसेज करो तो जवाब नहीं आता, और फिर आप ऐसे वापस आ रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पीहू ने चिढ़ते हुए कहा। महाराज बस उसे देखता रहा। फिर उसने अचानक हैरानी से पूछा, कॉल और मैसेज किए थे तुमने? उसके चेहरे पर सच्चा आश्चर्य था, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो। पीहू का चेहरा तुरंत बदल गया। उसे एहसास हो गया कि गुस्से में वो क्या क्या बोल चुकी थी, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता भी नहीं था। उसने थोड़ा अकड़ कर कहा, तो क्या हुआ? अगर किए थे, मैंने ऐसे ही कर दिए थे। ये कहते हुए उसने दूसरी ओर देखने का दिखावा किया। ऐसे ही? माहिरा ने उसकी बात दोहराई। हाँ, पीहू ने धीमे से फुसफुसाते हुए कहा। कितने कॉल किए थे? माहिराज ने सीधा सवाल कर दिया। इस बार पीहू बिल्कुल खामोश हो गई। माहिराज ने अपनी जेब से फोन निकाला। फोन अभी भी स्विच ऑफ था। उसने उसे ऑन किया। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन जगमगाई और जैसे ही नोटिफिकेशन की लंबी कतार सामने आई, माहिराज की होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पीहू का दिल धक से रह गया। क्या हुआ? उसने शक भरी नजरों से पूछा। माहिराज ने फोन उसकी तरफ घुमा दिया। स्क्रीन पर मिस कॉल्स की लंबी लिस्ट थी और सबसे ऊपर साफ लिखा था, पीहू के 17 मिस कॉल्स। पीहू की आंखें फैल गई। वो कुछ कहने ही वाली थी कि माहिराज ने भवे उठाकर उसकी तरफ देखा। वो पीहू ने फिर अपनी सफाई देने की कोशिश की। ऐसे ही कॉल कर रही थी? महाराज ने जानबूझकर उसे छेड़ते हुए पूछा। ऐसे ही। पीहू ने तुरंत उसके हाथ से फोन छीन लिया। गिन क्यों रहे हैं आप? महाराज की आंखों में अब साफ मुस्कान थी। मैं नहीं गिन रहा, फोन खुद बता रहा है। पीहू ने मुंह बनाकर कहा। फोन झूठ बोल रहा है? अच्छा। महाराज ने भवें उठाई। हाँ। पीहू ने फिर नजरें दूसरी तरफ कर ली। महाराज अब सचमुच हंस पड़ा। तभी उसने स्क्रीन पर नजर डाली और कहा, और 8 मैसेजेस। पीहू का चेहरा एकदम लाल पड़ गया। अपने मैसेज भी देख लिए? उसने झेपते हुए पूछा। अभी अभी। महाराज ने स्क्रीन देखते हुए कहा। फिर उसने जानबूझकर पढ़ने का नाटक किया। कहाँ हैं आप? फोन क्यों नहीं उठा रहे? सब पूछ रहे हैं आपके बारे में, कम से कम एक मैसेज तो कर दीजिए बस। पीहू लगभग चीख पड़ी। एक शब्द और पढ़ाना। तो वो बोलते बोलते रुक गई। माहिराज ने अनजान बनते पूछा, तो? पीहू फिर चुप हो गई, क्योंकि उसके पास आगे कहने के लिए कोई धमकी ही नहीं थी। माहिराज उसे कुछ पल तक देखता रहा। फिर पहली बार उसके चेहरे की मुस्कान थोड़ी नरम हुई। उसने धीमे स्वर में कहा, सॉरी। पीहू चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। महाराज ने कहा, इतना परेशान नहीं करना चाहिए था तुम्हें। इस बार पीहू कुछ नहीं बोल पाई। उसकी सारी नाराजगी उस एक छोटे से माफीनामे के सामने जैसे अचानक कमजोर पड़ गई थी। महाराज ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, बहुत चिंता हो रही थी? पीहू ने तुरंत नजरें फेर ली। नहीं। उसने उसकी बात को नकारते हुए कहा। महाराज के होठों पर फिर हल्की मुस्कान आई। वो थोड़ा उसकी ओर झुका और शरारत से बोला, फिर ये 17 मिस कॉल? पीहू के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो बस चुपचाप खड़ी रही, जबकि महाराज की मुस्कान देखकर उसके चेहरे की झेप और गहरी होती जा रही थी। वो गलती से हो गई थी। पीहू ने तुरंत जवाब दिया। उसके बाद उसने महाराज की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं की और बात बदलते हुए बस इतना कहा, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकलने लगी। महाराज उसे जाते हुए देखता रहा और फिर हल्की मुस्कान के साथ अपने बालों में हाथ फेर कर रह गया। मेरी बीवी दुनिया की पहले इंसान है जो 17 बार गलती से कॉल कर सकती है, उसने खुद से कहा और हंस पड़ा। दूसरी तरफ पीहू कमरे से निकलकर कॉरिडोर में आ गई। कुछ कदम चलने के बाद उसने खुद को ही कोसना शुरू कर दिया। क्या जरूरत थी मुझे इस तरह अजीब बर्ताव करने की? अब वो जरूर कुछ और समझ लेंगे। पागल हो चुकी है पीहू, बिल्कुल पागल। उसने धीमे धीमे बड़बड़ाते हुए कहा, आजकल कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो रही हूँ। फिर वो कॉरिडोर की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। उसके मन में एक के बाद एक सवाल उठने लगे। वो किसके साथ जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? कब आएंगे? और मुझे इन सब बातों से फर्क क्यों पड़ने लगा है? उसने अपने बालों में हाथ फेरते हुए गहरी सांस ली। पहले तो कभी नहीं पड़ा। उसकी नज़र अनजाने में फिर उसी कमरे के दरवाजे पर जा टिकी जहाँ माहिराज मौजूद था। वो मुझे प्यार करते हैं,
कहते कहते पीहू अचानक रुक गई, जैसे खुद अपने मुंह से वो बात सुनकर ही डर गई हो। उसने तुरंत सिर झटका, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस उनकी आदत हो गई हूँ शायद। लेकिन दिल ने तुरंत उसकी इस बात का विरोध कर दिया। अगर सिर्फ आदत होती तो अवंतिका का नाम सुनकर उसे इतना बुरा क्यों लगता? अगर सिर्फ आदत होती तो वो महाराज को 17 बार फोन क्यों करती? और अगर सिर्फ आदत होती तो सुबह से शाम तक उसकी नजर बार बार उसी दरवाजे की तरफ क्यों जाती? पीहू कुछ पल बिल्कुल शांत खड़ी रही। उसके होंठ धीरे से खुले और दिल जोर से धड़क उठा। उसके मन में एक ख्याल आया, कहीं मैं भी उनसे वो बात। लेकिन वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। अगले ही पल उसने दोनों हथेलियां अपने गर्म होते गालों पर रख ली। फिर अब मैं क्या सोच रही हूँ, कुछ भी बेवजह, हाँ ऐसी फालतू बातें हैं। वो अपने ही दिल को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद जानती थी कि अब उसका दिल उसके काबू में नहीं रहा था। और शायद वो माहिराज के लिए उस एहसास को स्वीकार करने की दहलीज पर पहुंच चुकी थी, जिससे वो अब तक भागती आई थी। कहीं दूसरी ओर शहर से दूर एक पुरानी जेल की इमारत में रात का गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। लंबे और अंधेरे गलियारों में लगी पीली रोशनी रह रहकर टिमटिमा रही थी। कहीं दूर किसी कैदी के खांसने की आवाज गूंजती और फिर सब कुछ दोबारा शांत हो जाता। गलियारे के आखिरी छोर पर एक अलग सेल बना हुआ था। उसके बाहर मोटे लोहे का दरवाजा, चौबीसों घंटे तैनात दो सशस्त्र गार्ड और हर कोने में लगे कैमरे साफ बता रहे थे कि अंदर बंद शख्स कोई साधारण कैदी नहीं था। सेल के भीतर एक उम्रदराज आदमी चुपचाप बैठा हुआ था। उसके बालों में सफेदी उतर चुकी थी और चेहरे पर समय की गहरी लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। वो फर्श पर रखी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखें बंद थी और उंगलियां कुर्सी के हत्थे पर बेहद धीमी लय में थाप दे रही थी। कुछ देर बाद उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी नजर बाहर खड़े दोनों गार्ड पर पड़ी और अचानक उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। क्या लगा था तुम लोगों को? उसकी भारी आवाज ने सेल की खामोशी को चीर दिया। कि मुझे हमेशा के लिए इस कैद में रख पाओगे? वो धीरे धीरे कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसके उठते ही लोहे की जंजीरों की हल्की आवाज पूरे गलियारे में गूंज गई। उसने कुछ पल दरवाजे की तरफ देखा और फिर बेहद धीमी आवाज में बुदबुदाया, बस कुछ दिन, बस कुछ दिन और। उसकी आंखों में अचानक ही खतरनाक चमक उतर आई। फिर मैं इस जेल की दीवारों के बाहर खड़ा होऊंगा। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई, जैसे उसके दिमाग में कोई ऐसा खेल चल रहा हो जिसकी खबर अभी किसी और को नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ आन्या तेज कदमों से कॉरिडोर में आगे बढ़ती जा रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा था, लेकिन उसके कदमों में बेचैनी भी साफ झलक रही थी। चेहरे पर साफ गुस्सा लिए आन्या तेजी से आगे बढ़ रही थी। आन्या रुको! पीछे से अनुभव की आवाज आई, लेकिन उसने जैसे कुछ सुना ही नहीं और अपने कदम और तेज कर दिए। इस बार अनुभव ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। तुरंत पलटी और झुंझलाकर बोली, क्या है? मेरी बात तो सुनो। अनुभव ने समझाने की कोशिश की, लेकिन आन्या ने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। नहीं सुनना मुझे, कहकर वो फिर आगे बढ़ने लगी। अनुभव भी उसके पीछे चल पड़ा। आन्या, कम से कम मेरी बात तो सुन लो। वो लगातार उसके साथ बना रहा। क्यों सुनो? आन्या ने बिना पीछे देखे कहा। अनुभव ने शांत आवाज में समझा, क्योंकि तुम जो सोच रही हो बात वैसी नहीं है। अचानक आन्या रुक गई। वो पलटी और उसकी तरफ देखते बोली, अच्छा तो कैसी है बात? उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अनुभव ने कुछ पल उसे देखा और फिर धीमे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें वहां इसलिए नहीं बुलाया था कि तुम्हें तकलीफ हो। आन्या तुरंत बोल पड़ी, लेकिन हुआ तो वही ना। तुम्हें अंदाजा भी है उसे सामने देखकर मुझे कैसा लगा, कैसा फील हुआ? उसके तीखे सवाल का अनुभव के पास तुरंत कोई जवाब नहीं था। वो कुछ पल चुप रहा। आन्या की आंखें अब हल्की लाल हो चुकी थी। तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, उसने धीमी लेकिन शिकायत भरी आवाज में कहा। अनुभव ने सिर झुका लिया। अगर पहले बताता तो तुम आती ही नहीं। तो नहीं आती, आन्या ने तुरंत जवाब दिया। कम से कम धोखा खाकर वहां बैठी तो नहीं रहती। अनुभव ने परेशान होकर माथे पर हाथ फेर लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बात किस तरह समझाए। आन्या, उसने फिर उसका नाम लिया, लेकिन आन्या ने बीच में ही रोक दिया। तुम सोच भी नहीं सकते मैं उससे कितनी नफरत करती हूँ। तुम्हें पता ही क्या है कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया है? कहते कहते उसकी आवाज आखिर में धीमी पड़ गई। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच गहरी खामोशी छाई रही। आसपास से गुजरती गाड़ियों की आवाज ही उस खामोशी को तोड़ रही थी। फिर अनुभव ने गंभीर आवाज में कहा, सब जानता हूँ। आन्या ने हैरानी से उसकी तरफ देख, नहीं तुम नहीं जानते। उसने धीरे से सिर हिलाया। जानता हूँ, अनुभव ने दोबारा कहा। इस बार आन्या की आवाज ऊंची हो गई। नहीं जानती? अगर जानते होती तो मुझे उसके सामने बैठने के लिए कभी मजबूर नहीं करते।
अनुभव ने गहरी सांस ली और कुछ पल के लिए अपनी नजरें नीचे झुका ली। तुम्हें लगता है मैं जानबूझकर तुम्हें तकलीफ दूंगा? इस सवाल का आन्या कोई जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि दिल के किसी कोने में वो जानती थी कि अनुभव कभी जानबूझकर उसे दर्द नहीं दे सकता। कुछ पल बाद उसने धीमे स्वर में पूछा, फिर ऐसा क्यों किया? इस बार उसकी आवाज में गुस्से से कहीं ज्यादा दर्द था। अनुभव कुछ क्षण तक उसे देखता रहा और फिर बोला, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम उसे सजा दो, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ गलत किया था। आन्या की भवें सिकुड़ गई। क्या? उसके होठों से बस इतना ही निकला। अनुभव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, उसने तुम्हारे साथ जो किया, उसके बाद भी अगर वो इतनी आसानी से अपनी जिंदगी जीता रहे तो ये मुझे मंजूर नहीं था। आन्या कुछ सेकंड तक उसे देखती रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अनुभव उसके लिए इतना सोच सकता है। और इसीलिए तुमने मुझे वहां बुलाया? उसने धीमे स्वर में पूछा। हाँ, अनुभव ने बिना झिझक जवाब दिया। आन्या के चेहरे पर कड़वाहट भर आई। ताकि मैं उसके मुंह पर थप्पड़ मारूं या उसके सामने तमाशा करूं? अनुभव ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, आन्या ने उसकी आंखों में देखते पूछा। फिर क्यों? अनुभव ने इस बार उसकी आंखों में नजरें नहीं हटाई, ताकि वो खुद अपनी आंखों से देख सके कि जिस लड़की को उसने कभी छोड़ दिया था, वो आज उससे कई ज्यादा मजबूत होकर उसके सामने खड़ी है। ताकि उसे एहसास हो कि उसने तुम्हें खोकर क्या खोया है, और सबसे जरूरी बात, ताकि तुम्हें खुद ये एहसास हो कि तुम्हें अपनी जिंदगी जीने के लिए उसके जैसे किसी आदमी की जरूरत नहीं है। अनुभव की बात सुनकर आन्या बिल्कुल खामोश हो गई। उसके भीतर उठ रहा गुस्सा धीरे धीरे किसी अनजाने दर्द और भावुकता में बदलने लगा। उसने पहली बार अनुभव को बिना किसी शिकायत के देखा, जैसे उसकी कई हर बात को अपने दिल में उतार रही हो। दूर खड़ा महाराज इस पूरे घटनाक्रम से अनजान था, लेकिन आने वाले वक्त में पीहू और महाराज की जिंदगी में ये मुलाकात एक ऐसा मोड़ लाने वाली थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आन्या कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गई और फिर अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली, जैसे वो अभी भी पूरी तरह नाराज हो और आसानी से मानने वाली ना हो। इस बार अनुभव ने बिना किसी बहस के बस सिर हिला दिया। मैंने जो किया उसके लिए सॉरी। आन्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और भवें चढ़ाकर बोली, इतनी बड़ी गलती और सिर्फ सॉरी? अनुभव के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। तो और क्या करूं? उसने मासूमियत से पूछा। आन्या कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, अभी मुझे गुस्सा करने दो। अनुभव ने तुरंत कहा, ठीक है। आन्या ने उसे गौर से देखते हुए आगे कहा, और मेरी हर बात सुननी पड़ेगी। ठीक है। अनुभव का जवाब इस बार भी बिल्कुल वही था। आन्या ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अनुभव इतनी आसानी से उसकी सारी बातें मान रहा है। कुछ देर पहले तक दोनों के बीच जो तनाव था वो अब धीरे धीरे कम होने लगा था, लेकिन उसी रात करीब 9:30 बजे शेखावत विला में एक दूसरी कहानी आकार ले रही थी। मीरा अपने कमरे में बिस्तर पर उल्टी लेटी हुई थी। उसके हाथ में फोन था और चेहरे पर साफ नाराजगी दिखाई दे रही थी। वो होठ सिकोड़ कर बड़बड़ाई, कुछ ज्यादा ही जल्दी याद आ गई तुम्हें मेरी? फोन की दूसरी तरफ से विवान की नरम आवाज आई। मीरा, मैं बाहर गया हुआ था, इसलिए कॉल या मैसेज नहीं कर पाया। मीरा ने तुरंत ताना मारा। हाँ, पता है कितना बिजी थे तुम अपनी क्लास की बॉयज और गर्ल्स के साथ। तो दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही और फिर विवान की हल्की हंसी सुनाई दी। मीरा तुरंत चिढ़कर बोली, तुम हंस क्यों रहे हो? विवान ने प्यार से उसे छेड़ते हुए कहा। जान, तुम जेलस हो रही हो, पता है तुम्हें? मीरा झिझलाकर बोली। हाँ तो होंगी ना, जब मैं किसी दूसरे लड़के से बात करूंगी, हंसूंगी या उसके साथ कहीं जाऊंगी, तब तुम्हें जलन नहीं होगी क्या? उसकी बात सुनकर दूसरी तरफ अचानक खामोशी छा गई। लेकिन उसी समय माहिराज के कमरे में पीहू अभी अभी दाखिल हुई थी। कमरे में हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। पीहू ने एक नजर पूरे कमरे में दौड़ाई, लेकिन वहां माहिराज दिखाई नहीं दिया। तभी वॉशरूम के अंदर से पानी गिरने की आवाज उसकी कानों में पड़ी और वो समझ गई कि माहिराज अंदर है। उसने धीरे से कमरे का दरवाजा बंद किया और कुछ पल वहीं खड़ी रही। तभी उसकी नजर बेड के पास रखी कुर्सी पर पड़ी, जहां माहिराज की घड़ी, फोन और बटुआ रखा हुआ था। इसके बाद उसकी नजर सोफे पर गई, जहां माहिराज की शर्ट लापरवाही से पड़ी हुई थी। शायद जल्दी में कपड़े बदलते वक्त उसने उसे वहीं फेंक दिया था और बाद में वो नीचे गिर गई थी। पीहू ने शर्ट को देखते हुए बड़बड़ाया, कपड़े इधर उधर फेंकने की आदत है क्या इन्हें? वो आगे बढ़ी और शर्ट उठाने के लिए झुकी, लेकिन जैसे उसने शर्ट अपने हाथ में ली, उसकी उंगलियां अचानक रुक गई। शर्ट के कॉलर में एक बाल फंसा हुआ था। पीहू की भवें सिकुड़ गई। उसने बेहद सावधानी से उस बाल को अपनी उंगलियों के बीच पकड़ा
और गौर से देखने लगी। अचानक उसकी नज़र अपने ही बालों पर गई। उसने शर्ट को सोफे पर रखा, फिर अपने बालों की एक लट को देखा और उसके बाद हाथ में पकड़े उस बाल को। दोनों के रंग अलग थे और उनकी लंबाई भी एक जैसी नहीं थी। पीहू कुछ सेकंड तक उस बाल को घूरती रही। उसके मन में अनगिनत सवाल उठने लगे। फिर उसकी नज़र अनायास वॉशरूम के दरवाजे की तरफ चली गई, जहाँ से अब भी पानी गिरने की आवाज़ लगातार आ रही थी। उसके चेहरे का भाव धीरे-धीरे बदलने लगा। अच्छा, वो बहुत धीमी आवाज़ में बुदबुदाई, "तो जनाब का इतना ज़रूरी काम यही था क्या?" उसने एक बार फिर हाथ में पकड़े उस बाल को देखा। वो खुद को शांत रखने की जितनी कोशिश कर रही थी, उसके दिमाग में उतने ही अजीब-अजीब ख़्याल तेज़ी से दौड़ रहे थे। आखिर ये बाल माहिराज की शर्ट पर आया कहाँ से था? और अगर ये उसका बाल नहीं था, तो फिर किसका था? पीयू की आँखों में अब गुस्से के साथ-साथ शक भी साफ दिखाई देने लगा था। तभी वॉशरूम के अंदर पानी गिरने की आवाज़ बंद हो गई। पीयू चौंक कर दरवाज़े की तरफ देखने लगी और उसकी उँगलियाँ अनजाने में उस बाल को और कसकर पकड़ चुकी थी। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि जो स्टोरी सीरीज़ शुरू हुआ है आपको पसंद ज़रूर आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएँ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर।